हेलो गाइस, यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर DC91 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से हम लोग अपने DC सीरीज़ मोटर के कैरेक्टरिस्टिक को स्टार्ट कर रहे हैं और इस कैरेक्टरिस्टिक को समझने के बाद आपको DC सीरीज़ मोटर से रिलेटेड दो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग DC सीरीज़ मोटर को नो लोड पे कभी भी स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जो डीसी सीरीज मोटर होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना हाई क्यों होता है और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के चलते ही ये डीसी सीरीज मोटर इतना पॉपुलर है, या फिर कहिए इसको हम लोग इतना ट्रैक्शन ये सब में यूज़ करते हैं। ओके, जब हम लोग डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म करेंगे तो लास्ट में इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा कि स्पीड और टॉर्क के बीच में हमेशा इन्वर्सली रिलेशन क्यों चलता है। और अभी जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे तो यहाँ पे दो केस लेकर के समझेंगे। एक तो होगा आपका विदाउट सैचुरेशन या फिर कहिए बिफोर सैचुरेशन, ओके, और दूसरा बनेगा विथ सैचुरेशन या फिर कहिए आफ्टर सैचुरेशन। तो इन दोनों में अंतर क्या है भाई? देखिए, विदाउट सैचुरेशन का मतलब क्या है कि अगर आप फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो आपका जो है फ्लक्स बढ़ते जाएगा, ठीक है। और विथ सैचुरेशन का मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे अपने मैग्नेटाइजेशन कर्व को देखें, मैग्नेटाइजेशन कर्व का मतलब क्या होता है भाई कि ये अगर आपके पास एक सोलेनॉइड है जिसको हम लोग पोल बोल रहे हैं यहाँ पे, ओके, इसको अगर हम लोग इस तरीके से वाइंडिंग कर दें, राइट, यहाँ पे दो पोल बना देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते मैंने प्लस दिया, यहाँ पे मैंने माइनस दिया, राइट। तो इस केस में भाई अब ये हो गया आपका फ्लक्स और ये हो गया आपका IF, ठीक है। यहाँ से जो भी हम लोग करंट देंगे, जो भी हम लोग का फील्ड करंट जाएगा, इसके चलते क्या होगा, एक तरीके से ये मैग्नेट बनेगा। तो मैग्नेट बना मतलब क्या, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होता है, फ्लक्स बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने करंट के वैल्यू को अपने मनचाहे वैल्यू पे रखें और फ्लक्स भी आपका उतना ही स्ट्रांग बढ़ता है, नहीं। जब आप बीएच कर्व पढ़ेंगे तो आपका ये जो कर्व होगा ये कुछ इस तरीके से जाकर के ऐसे सैचुरेट कर जाता है, राइट। तो ये जो आपका लीनियर वाला पोर्शन है, ठीक है, लीनियर वाला पोर्शन कहने का मतलब क्या है कि जब आपने फील्ड करंट इतना दिया तो फ्लक्स आपका इतना बढ़ा, ठीक है। फील्ड करंट फिर आपने बढ़ाया तो फ्लक्स आपका उस तरीके से बढ़ते गया, ठीक है। इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि फील्ड करंट जब आप इतने मैग्नीट्यूड का दे रहे हैं तो फ्लक्स आपका क्या है, इतना मिला, राइट। लेकिन इसके बाद जब आप फर्दर फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो अब आपका क्या हो गया, एक तरीके से फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। आप करंट को कितना ही बढ़ा लीजिए, फ्लक्स आपका नहीं बढ़ने वाला, इसको हम लोग सैचुरेशन बोलते हैं, राइट। तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड में रखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, जैसे डीसी सीरीज मोटर पढ़ रहे थे, यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। सबसे पहला है स्पीड वर्सेस IA, ठीक है। तो स्पीड वर्सेस IA का दो केस बनेगा आपका। सबसे पहला तो होगा विथ सैचुरेशन और दूसरा हो जाएगा विदाउट सैचुरेशन, राइट। यानी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में दो केस बनेगा, केस 1 केस 2। इसमें भी आपका उसी तरीके से विद सैचुरेशन और विदाउट सैचुरेशन IA वर्सेस टॉर्क में, ठीक है। तो केस 1 केस 2, इसमें भी आपका केस 1 केस 2, यानी टोटल अभी हम लोग यहाँ पे 6 केसेस पढ़ेंगे और 6 केस पढ़ने के बाद हम लोग ये तीन कैरेक्टरिस्टिक को पूरा प्रॉपर वे में क्लियर कर लेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे DC सीरीज़ मोटर का सर्किट डायग्राम बना रखा है। तो सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं, राइट। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्योंकि अभी हम लोग का ये मोटर की तरह चल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक तरीके से सप्लाई सोर्स लगा रखा है, बैटरी ये सब लगा हुआ। तो अभी हम लोग यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे, Vs इक्वल टू क्या हो जाए, यानी फिर ये Vs माइनस IA। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक तो फील्ड वाइंडिंग के चलते सीरीज में रेजिस्टेंस आ रहा है, एक आपका आर्मेचर के चलते आ रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे RSC प्लस RA, ठीक है। मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये जो भी आपका बैक EMF बनेगा यहाँ पे, यानी EB, राइट। तो ये पहला इक्वेशन हुआ। उस तरीके से हम लोगों ने टॉर्क का भी इक्वेशन ड्राइव किया था। जो आपका इंड्यूस टॉर्क होता है ये बराबर होगा K, जो कि कांस्टेंट है, फ्लक्स इनटू IA, राइट। अब हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ से जो भी करंट जा रहा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग लाइन करंट बोलेंगे या फिर कहिए सप्लाई करंट बोलेंगे, तो यही क्या है, आर्मेचर करंट भी बनेगा, यही आपका क्या है, फील्ड करंट बनेगा। यानी DC सीरीज मोटर के केस में सब आपका क्या होता है, सेम होता है। लाइन करंट इक्वल टू आपका आर्मेचर करंट इक्वल टू आपका फील्ड करंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई, थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि
टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के ऊपर, राइट। और फ्लक्स के ऊपर कहने का मतलब क्या है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके फील्ड करंट के ऊपर, राइट। और फील्ड करंट कुछ नहीं, आपको यहाँ पे क्या है, आर्मेचर करंट बोलिए या फिर आप यहाँ पे सीधे सीधे लाइन करंट बोलिए, ठीक है। यानी जब आप इस सिंबल को रिमूव कीजिएगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा के डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के डैश इंटू क्या हो जाएगा आपका फाई, ठीक है। अब यहाँ पे भाई फ्लक्स लिखिए या फिर ये फील्ड करंट लिखिए, दोनों तो सेम ही है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फील्ड के होता है। फिर आप ऐसे समझिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फ्लक्स के ऊपर। तो सबसे पहले सिंबल को रिमूव कर लेते हैं, तो यहाँ पे के कांस्टेंट आ जाएगा, के डैश मैंने लिख दिया। और इस फ्लक्स के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधे सीधे आई ए लिख सकता हूँ, राइट। लेकिन कब लिखेंगे आई ए, ये भी हम लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक को स्टार्ट करेंगे, स्पीड वर्सेस आई ए का क्या रिलेशन बनेगा, फिर ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो अभी यहाँ पे फिर से मैं इक्वेशन लिख देता हूँ प्रॉपर वे में। ये हो जाएगा आपका वी एस माइनस आई ए आर एस सी प्लस आर ए इक्वल टू ई बी। और ई बी की जगह आपको पता है ये हो जाएगा आपका के फाई एन, ठीक है। और k के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5ZnP/60 है। तो वहाँ से जो भी आपका कांस्टेंट है वो आपका वही k का वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे टॉर्क का क्या होगा, इंड्यूस टॉर्क, ये हो जाएगा k फाई आई ए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्पीड वर्सेस आई ए का देख रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ मैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तभी तो टॉर्क का तो कोई मतलब ही नहीं है, टॉर्क यहाँ पे हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक में आ ही नहीं रहा है, हम लोग का स्पीड वर्सेस आई ए देखना है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को उठाता हूँ मैं, वी एस माइनस आई ए इंटू आर एस सी प्लस आर ए। ई बी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा के फाई एन, राइट। अब देखिए तो इस केस में हमारा आई ए भी है और आपका स्पीड भी है, राइट। तो स्पीड को अगर यहाँ पे मैं निकालूँ तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा भाई वी एस माइनस आई ए आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका के फाई, राइट। सही बात है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लक्स है ना, इस फ्लक्स के चलते दो केस बनेगा। ये हम लोग का मेन इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका मेन इक्वेशन बन गया यहाँ पे, किसके लिए, इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए, आई ए वर्सेस स्पीड के लिए, फिर स्पीड वर्सेस आई ए के लिए। अब समझिए, अभी हम लोग यहाँ पे केस मानेंगे। केस 1 में मैं मान के चल रहा हूँ विदाउट सैचुरेशन, ठीक है, विदाउट सैचुरेशन या फिर कहिए बिफोर सैचुरेशन, बिफोर सैचुरेशन। तो अभी बिफोर सैचुरेशन में हम लोग का जो फ्लक्स होगा ना भाई, ये जो फ्लक्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई एफ के, फील्ड करंट के। और फील्ड करंट की जगह मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ आई ए के, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे ये फ्लक्स जो है, क्योंकि कोर सैचुरेट नहीं हुआ है अभी, करंट बढ़ेगा तो आपका फ्लक्स बढ़ते जाएगा, समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई एफ के या फिर कहिए आई ए के, क्योंकि दोनों सेम करंट है सीरीज के केस में। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाऊंगा तो इक्वल टू का साइन आएगा, यहाँ पे के कांस्टेंट आ जाएगा, मान लेते हैं ये मेरा के डैश है, ठीक है। या फिर इसको सी भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, के डैश इंटू आई ए, राइट। तो ये जो फ्लक्स का यहाँ पे वैल्यू मैंने इस तरीके से निकाला है, इसको मैं पुट करूँगा इस फ्लक्स में, ठीक है। तो ये आपका मेन इक्वेशन क्या बन जाएगा, किसके लिए, जब हम लोग विदाउट सैचुरेशन लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा स्पीड इक्वल टू हो जाएगा वी एस माइनस आई ए आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाई के। ये वाला वैल्यू वैसे का वैसे ही रहेगा। अब फ्लक्स के मैंने यहाँ पे क्या निकाल रखा है, ये हो जाएगा आपका के डैश इंटू आई ए। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन हुआ इस पर्टिकुलर केस के लिए, विदाउट सैचुरेशन के लिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा फिर से न्यू पेज पे लिखते हैं। स्पीड इक्वल टू वी एस माइनस आई ए। देखिए ये हो जाएगा आपका आर एस सी प्लस आर ए, और नीचे में आ जाएगा आपका के और के डैश इंटू आई ए, ठीक है। इसको अभी हम लोग और फर्दर ब्रेक करके अगर लिखें तो एन इक्वल टू हो जाएगा
वी एस डिवाइडेड बाय के, यानी देखिए ये दोनों कांस्टेंट है आपका, ठीक है। तो दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, तो इसको मैं यहाँ पे के डबल डैश मान लेता हूँ, ठीक है। के डबल डैश आई ए हो जाएगा माइनस आई ए इंटू आर एस सी प्लस आर ए, राइट, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका के डबल डैश इंटू आई ए, ठीक है। मतलब दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया, तो यहाँ से आपका आई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एन इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई के डबल डैश आई ए माइनस ये हो जाएगा आपका आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय के डबल डैश, ठीक है। ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया है। अब हम लोग यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि हम लोग के पास एक डीसी सीरीज मोटर है, ठीक है, और अभी ये एक तरीके से घूम रहा है, ऐसे समझिए। तो अभी हम लोग मान के चल रहे हैं एट नो लोड, ठीक है। ऐसे हम लोग नो लोड पे तो इसको यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी इन्हें स्टार्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे हम लोग लेकर चलना पड़ेगा। तो नो लोड का मतलब क्या है भाई कि आपका यहाँ पे आर्मेचर करंट जो है एक तरीके से बहुत ही स्मॉल है, या फिर कहिए आपका यहाँ पे जीरो है, फिर नेग्लिजिबल है, जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें, सबसे पहले देखिए ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका कांस्टेंट है, आर एस सी जो होगा आपका कांस्टेंट होगा, आर ए आपका कांस्टेंट होगा, राइट। तो ये पूरा पूरा टर्म जो होगा आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के केस में, यानी जब ये मोटर नो लोड पे है, ठीक है, नो लोड पे मान के चल रहा है, यानी पहले से घूम रहा है लेकिन इस पर भी कोई लोड नहीं लगा। लोड नहीं लगा इसका मतलब क्या, ये जो आई ए होगा मेरा एक तरीके से जीरो होगा, आई ए जीरो, जीरो समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करके क्या हो जाएगा आपका इन्फिनाइट मिलेगा, यानी स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एस डिवाइडेड बाय के डैश इंटू आई ए माइनस उसका कुछ भी वैल्यू आएगा, के मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा यहाँ पे मान लेते हैं स्पीड, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का आई ए। तो आई ए जब मेरा यहाँ पे जीरो होगा या फिर कहिए कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि अगर ये घूम रहा है इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ टॉर्क मिल रहा है, तभी तो ये साफ्ट घूम रहा है यहाँ पे, समझ रहे बात को। लेकिन आई ए बहुत ही स्मॉल होगा, ध्यान समझिए, आई ए बहुत ही स्मॉल होगा भाई, या फिर कहीं जीरो होगा, तो इसको डिवाइड करते क्या होगा इनफाइनाइट मिलेगा ना, स्पीड मेरा बहुत ज़्यादा मिलेगा, समझ रहा है। यानी आपका कुछ इस तरीके से ऐसे स्टार्ट होगा, राइट। अब हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इस पर लोड लगा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे लोड लगाने का मतलब क्या है कि हम लोग धीरे धीरे आई ए को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर आप इस इक्वेशन पे फोकस करें, आपका यहाँ पे जैसे जैसे आई ए बढ़ेगा, ध्यान समझिए, जैसे जैसे मेरा आई ए बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, ये जो नीचे वाला टर्म होगा ना, ये नीचे वाला टर्म क्या होगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। और आपको पता है भाई कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा, देखिए जो वी एस है, जो बैटरी से जो सप्लाई आ रहा है वो तो कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं आपका ये 200 वोल्ट पे कांस्टेंट है, राइट। तो अभी ये कांस्टेंट है, लेकिन नीचे वाला आपका क्या हो रहा है, बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है। सीधी सी बात है क्या होगा, ओवरऑल जो होगा ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं आप, तो ये कांस्टेंट इस पूरे टर्म में से ही घट रहा है ना, समझ रहे हैं, इसका तो छोड़ ही दीजिए आप। तो यहाँ पे यही है कि डिनोमिनेटर आपका बढ़ते जाएगा, लेकिन ऊपर वाला कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, तो उसके चलते क्या होगा आपका ये ओवरऑल जो स्पीड होगा ये कमते जाएगा, यानी जैसे जैसे आप आइए बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, स्पीड ऐसे से गिरते जाएगा, राइट। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक बना है स्पीड वर्सेस आई ए के बीच में। अब ये तो हम लोग का था विदाउट सैचुरेशन, ठीक है। अब हम लोग सैचुरेशन वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। तो सैचुरेशन वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा न्यू पेज में डिस्कस करते हैं। देखिए विथ सैचुरेशन, तो अभी जो हम लोग का मेन इक्वेशन था ये था आपका स्पीड इक्वल टू वी एस माइनस आई ए इंटू आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे था के डैश फाइव, राइट। एक्चुअल में इक्वेशन क्या था आपका, थोड़ा सा अगर रिवाइज करवाओ, एन इक्वल टू वी एस माइनस आई ए आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे था के और इधर था फाइव, ठीक है। और फ्लक्स के जगह, फ्लक्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि फ्लक्स जो होता है सीरीज मोटर केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट के लिए या फिर कहिए फील्ड करंट के लिए, ठीक है। और इसका जब हम लोगों ने हटाया था तो यहाँ पे के डैश कांस्टेंट माना था और ये हो गया था आपका एक तरीके से आई ए के लिए, राइट। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं विद सैचुरेशन, यानी सैचुरेशन को एक तरीके से लेकर के चल रहा है भाई। तो सैचुरेशन जब आप लेके चलिएगा तो अब जो है ये फ्लक्स एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए ये जो इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन
आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है। तो ये फर्स्ट केस में जो फ्लक्स था, जैसे सबका लोड करंट बढ़ रहा था, यानी आर्मेचर करंट जैसे बढ़ रहा था वैसे फ्लक्स बढ़ रहा था। कब तक बढ़ेगा वो, जब आपने विदाउट सैचुरेशन ले रखा, मतलब आपने मान के चला कि सैचुरेट नहीं हुआ है मेरे को, ठीक है, तो लोड करंट बढ़ेगा, यानी आर्मेचर करंट बढ़ रहा है एक तरीके से, क्योंकि लोड जो डिमांड का उसी बेसिस में आर्मेचर करंट बढ़ेगा, या फिर कहिए आपका फील्ड करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे बढ़ रहा था आपका वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, आपका कोर सैचुरेट कर चुका है, कोर सैचुरेट कर चुका है, इसका मतलब क्या, अब जो आपका आई ए होगा या फिर कहिए आई एफ होगा, आप इसको कितना ही बढ़ाइएगा तो वैसे उस रिस्पेक्ट में आपका फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, यानी फ्लक्स आपका एक सैचुरेशन के बाद कॉन्स्टेंट हो जाता है, भले ही आप करंट को बढ़ाते रहिए, राइट। तो अब जो है ये जो आपका नीचे में डिवाइड में फ्लक्स आया ना, तो इसके जगह अब हम लोग ये कभी पुट करेंगे नहीं। ये कब पुट कर रहे थे, जब हम लोगों ने मान के चला कि जो फ्लक्स जो है प्रोपोर्शनल है आई ए के ऊपर, क्योंकि आई ए बढ़ रहा था तो मेरा फ्लक्स बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, ये एक तरीके से कांस्टेंट हो चुका है फ्लक्स यहाँ पे, राइट। तो इसके जगह हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है। ये फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो चुका है। तो अब ये जो ओवरऑल इक्वेशन होगा आपका विथ सैचुरेशन के केस में, ये आ जाएगा एन इक्वल टू वी एस माइनस आई ए आर ए सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं के ई मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अब कंफ्यूज मत होइए, इस इक्वेशन को मैं काट दे रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग का ये मेन इक्वेशन था एन इक्वल टू वी एस माइनस आई ए इंटू आर एस सी प्लस आर ए, यहाँ पे था आपका फ्लक्स। तो इस फ्लक्स को अभी मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो ये हम लोग का जो ओवरऑल इक्वेशन था, ये नीचे में ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे एक नया नाम दे दिया के ई मान लिया, ठीक है। कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, 10 12 15 कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी एस डिवाइडेड बाय के ई माइनस ये हो जाएगा आपका आई ए इंटू आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी आपका के ई कॉन्स्टेंट, राइट। तो ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखें, ये हो गया आपका स्पीड, ये हो गया आपका आई ए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग का जो कोर था वो कैसे काम करेगा, ये मान लेते हैं हम लोग के पास एक इस तरीके का सोलेनॉइड, कोर क्या एक तरीके सोलेनॉइड की तो है। तो जब आपने अपने डीसी सीरीज मोटर को जैसे यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से, ये हो गया आपका आर ए, ये हो गया आपका फील्ड, ये हो गया आपका आर एस सी, और यहाँ पे मान लेते हैं आपने बैटरी जोड़ रखा प्लस माइनस, ठीक है। और ये इसका शाफ्ट, यहाँ पे आपने मैकेनिकल लोड लगा रखा, राइट। तो अब देखिए इसमें कैसे काम हो, पहले तो भाई जब आपने मोटर को स्टार्ट किया होगा और बहुत ही लाइट लोड पे जब यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें थोड़ा ना कोर सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि लाइट लोड यूज़ करने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो भी करंट आ रहा होगा ना, आई ए बोलिए या फिर आई एफ बोलिए, बहुत ही स्मॉल होगा, तो उसके चलते आपका ये जो फील्ड होगा कभी भी सैचुरेट नहीं करेगा। यानी पहले क्या है, विदाउट सैचुरेशन वाला केस बनेगा इसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप लाइट लोड लगाइए तो कोर थोड़ा ना सैचुरेट होगा, समझ लिया बात को, ठीक है। यानी पहले स्टार्टिंग में आपका विदाउट सैचुरेशन वाले केस के हिसाब से हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया कि ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा विदाउट सैचुरेशन, ठीक है। यानी हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पे जो भी लोड लगा हुआ एक इस तरीके से लगा, मतलब रेटेड मान के चल सकते हैं, क्योंकि रेटेड तक जो भी आपका इसका रेटेड लोड कैरी करने का कैपेसिटी होगा वहाँ तक ये क्या होगा, कभी भी कोर सैचुरेट नहीं होगा। लेकिन मान लेते आपने इसको ओवरलोड कर दिया तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट आप कहेंगे कि यहाँ से जो आपका फील्ड करंट जा रहा होगा वो बढ़ चुका है, इसका मतलब क्या, अब जो है फ्लक्स एक तरीके से सैचुरेट कर चुका है, करंट बढ़ रहा है लेकिन फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है, तो सैचुरेशन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का ये वाला इक्वेशन बनेगा, राइट। तो अब हम लोग ग्राफ को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ था इस तरीके से ये विदाउट सैचुरेशन वाला था, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, इस इक्वेशन के हिसाब से ये नीचे में कांस्टेंट है, देख रहे हैं दोनों जगह नीचे में कांस्टेंट है, समझ रहे हैं। अब समझिए ये मेरा एक तरीके से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला इक्वेशन बना है। कैसे, तो अगर हम लोग यहाँ पे कलर चेंज करें, देखिए ये कांस्टेंट होगा, बैटरी सोर्स कांस्टेंट होगा, ये के कांस्टेंट है, इसको मैं कह सकता हूँ ये मेरा c है ओवरऑल, ये मेरा c हो गया पूरा पूरा, ठीक है। ये n को मैंने यहाँ पे y मान लिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं y एक्सिस पे मैंने स्पीड को दिखाया है, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ये जो होगा कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, जो हम लोग m बोल रहे हैं, ठीक है। और ये आई क्या हो जाएगा आपका, ये x हो जाएगा, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c आपका ये वी एस डिवाइडेड बाई के है, m जो होगा ये हो जाएगा आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाई के ई, और x हो जाएगा आपका यहाँ पे आई ए। अब इस इक्वेशन को, यहाँ पे स्पेस का ही तो बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, स्पीड इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई के ई कॉन्स्टेंट माइनस, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं प्लस, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग माइनस आई ए इंटू आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय के, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस तरीके से। अब इसके बाद का क्या ग्राफ होगा इसको हम लोग समझते हैं।
देखिए अब मान लेते हैं हम लोगों ने भाई IA को एक तरीके से फर्दर बढ़ा है, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, देख रहे हैं, क्योंकि भाई अभी मोटर ऑपरेटिंग कंडीशन में चल रहा है आपका, ठीक है, तो ये बैटरी जो है वो कभी चेंज थोड़ी ना होगा, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा 200 वोल्ट 250 वोल्ट जो भी है, ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब IA को आप फर्दर बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है ओवरऑल ये वाला जो है, देखिए RSE कांस्टेंट है, RA कांस्टेंट है, KE कांस्टेंट है, यानी ये पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट है, समझ रहे बात को। अब बस हम लोग को IA पे फोकस करना है भाई, ठीक है। तो IA को अगर आप फर्दर बढ़ाएंगे तो कहिएगा ना कि ओवरऑल, क्योंकि IA इस पूरे ओवरऑल जिसको हम यहाँ पे M बोल रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लीकेशन यानी ओवरऑल जो है ये पूरा पूरा टर्म बढ़ेगा, जैसे जैसे आप IA बढ़ाइएगा वैसे वैसे ये पूरा टर्म बढ़ेगा। अब पूरा टर्म बढ़ रहा है तो बढ़ने के बाद इस कांस्टेंट में से घट रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस माइनस माइनस ही रहने देते हैं यहाँ पे भाई, ठीक है, समझ रहे हैं। ये पूरा जब बढ़ेगा उसके बाद इसमें से घट करके जो भी बचेगा वो मेरा स्पीड बनेगा। और आपको पता है ये जो रिलेशन बैठ रहा है कौन सा है, y=mx+c वाला बैठ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देख रहे हैं IA अगर आप फर्दर बढ़ाइएगा तो आपका ये पूरा पूरा टर्म बढ़ेगा, बढ़ने के बाद इसमें से घटेगा, यानी ओवरऑल स्पीड क्या होगा, डाउन ही होगा एक तरीके से। यानी आपका सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये क्या होगा, स्लोप जो होगा डाउन तरीके से होगा, ठीक है, यानी स्लोप इस तरीके से गिरते जाएगा, ठीक है, ये देख रहे हैं गिरते दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आपका कैरेक्टरिस्टिक बनता है स्पीड वर्सेस IA के बीच में। अब यहाँ से एक निचोड़ क्या निकलता है, देखिए जब आपका IA, क्योंकि ये वाला एक्सिस क्या है मेरा, करंट का है, ठीक है, करंट क्या बताता है, लोड को डिफाइन करता है, ठीक है। तो जब आपका आर्मेचर करंट बहुत ही एक तरीके से स्मॉल था, सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, ठीक है, और स्मॉल है इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये एक तरीके से नो लोड पे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में स्पीड देख रहे हैं एकदम एकदम पैरेलल है, वाई एक्सिस के एकदम पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि स्पीड एकदम इनफाइनाइट है, ओके। इसीलिए हम लोग इसको कभी भी नो लोड पे यूज़ नहीं करेंगे, या फिर कहिए लाइट लोड पे कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो स्पीड होता है ये एक तरीके से बहुत ही हाई होता है, फिर ये बहुत ही लार्ज होगा, राइट। तो आई होप कि एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिला हो। इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे अगर आर्मेचर रिएक्शन को लेकर के चले, अब बोलिएगा आपने आर्मेचर रिएक्शन को तो कंसीडर ही नहीं किया, ये तो आपने ठीक है बता दिया, आपने सैचुरेशन वाला बता दिया, विदाउट सैचुरेशन वाला बता दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे भाई आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं, खासकर सीरीज के केस में। अगर हम लोग यहाँ पे सर्किट बनाए, ठीक है, ये आपका इस तरीके से सीरीज मोटर बन गया, यहाँ से हम लोगों ने सप्लाई दे रखा, राइट। ये हो गया आपका RSC, ये हो गया आपका RA, ये हो गया आपका फील्ड। तो सीरीज के केस में क्या होता है, जैसे ये हो गया आपका मैग्नेटाइजेशन का फ्लक्स वर्सेस IF यानी फील्ड करंट, ये हो गया आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ, समझिए। सीरीज के केस में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो भी हम लोग का यहाँ पे मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है, यानी जो भी आपका फ्लक्स है उसको हम लोग हमेशा मशीन को कहाँ यूज़ करेंगे, सैचुरेशन रीजन में एक तरीके से यूज़ करते हैं, राइट, ताकि आर्मेचर रिएक्शन के चलते थोड़ा बहुत एक तरीके से मेन फ्लक्स में वीकनिंग भी हो, यानी कमजोर भी हो जाए एक तरीके से हमारा मेन फ्लक्स, तो थोड़ा बहुत ही एक तरीके पहले मान लेते हैं यहाँ पे एक तरीके से वर्क कर रहा था, ऑपरेटिंग मशीन जो मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट जो मशीन का था यहाँ पे था, ठीक है। अब आर्मेचर रिएक्शन के चलते अगर फर्दर फ्लक्स डाउन भी हुआ तो देख रहा अभी भी कोई अंतर नहीं है फ्लक्स में, ठीक है। तो एक तो ये था सैचुरेशन में यूज़ करने का, लेकिन सीरीज मोटर के केस में क्या होता है, या फिर कहिए सीरीज जनरेटर के केस में क्या होगा, ये जो फील्ड है, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है ना भाई वही लोड करंट है एक तरीके से, ठीक है, IA=IL= आपका IF, राइट। तो जो करंट होता है ये बहुत ही लार्ज होता है, लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है, तो ये करंट इतना इनफ होता है कि इसको एकदम डीप सैचुरेशन में लेकर के जाता है। डीप सैचुरेशन लेके जाने का मतलब क्या, इधर कहीं लेकर के आएगा, ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो इस सिचुएशन में, और आपको ये पता है भाई कि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है, आर्मेचर रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड करंट के ऊपर, या फिर आर्मेचर करंट के ऊपर। सीरीज मोटर के केस में जितना ज़्यादा आपका ये करंट होगा आर्मेचर के अंदर, उतना ही ज़्यादा ये अपना खुद का फ्लक्स बनाएगा, और उतना ही ज़्यादा ये आपके मेन फ्लक्स को एक तरीके से वीक करेगा, राइट, यानी डिक्रीज करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आर्मेचर करंट मेरा एक तरीके से बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो उस सिचुएशन में ये ऑलरेडी डीप सैचुरेशन में जा चुका है, तो अब आर्मेचर रिएक्शन आएगा भी ना, तो फ्लक्स डाउन जो होगा, मान लेते हैं ये पहले ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे था 1 पे था, लेकिन अब मान लेते हैं आर्मेचर रिएक्शन चलता शिफ्ट हो गया 2 पे, तो भाई अभी भी देख रहे हैं फ्लक्स मेरा कांस्टेंट ही है ना, यानी डीप सैचुरेशन के केस में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को नहीं कंसिडर करते हैं, ओके। तो ये आपको हमेशा माइंड में रखना होगा, फ्लक्स आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कॉन्स्टेंट रहेगा। तो एक हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। ये हो जाएगा आपका
टॉर्क वर्सेस आई ए। तो टॉर्क वर्सेस आई ए के लिए हम लोग के पास कौन सा इक्वेशन है, जो इंड्यूस टॉर्क होता है बराबर है के फाई आई ए, राइट। तो यहाँ पे भी केस 1 मान के चलते हैं विदाउट सैचुरेशन, क्योंकि जब भी हम लोग अपने मोटर को यूज़ करेंगे या फिर कहीं मशीन, क्योंकि जनरेटर के लिए भी ये आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जब भी हम लोग अपने मशीन को एक तरीके से ऑपरेट करेंगे तो स्टार्टिंग में हमारा विदाउट सैचुरेशन वाला केस आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका लाइट लोड होता है, लोड कम है लगा हुआ, ओके। तो अभी आप कहेंगे ना कि जो फ्लक्स है आपके इक्वेशन में ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई एफ के, और आई एफ बराबर है आई ए के, और आई ए बराबर है लाइन करंट के, ये बराबर है तीनों के, ठीक है। कुछ भी आप मान के चल सकते हैं। तो आप इस सिंबल को रिमूव कीजिएगा तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा के डैश, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आई ए, ठीक है। कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, करंट का सब सेम है। तो इस फ्लक्स को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क इंड्यूस्ड बराबर के पहले से था, यहाँ पे आ गया के डैश इन टू आई ए जो कि फ्लक्स का वैल्यू, और आई ए यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो टॉर्क इंड्यूस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये के इंटू के डैश को मैं यहाँ पे के डबल डैश मान लेता हूँ, और ये हो जाएगा आपका आई ए स्क्वायर। यानी विदाउट सैचुरेशन में आपका जो टॉर्क होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के ऊपर, समझ रहे हैं। और आपको पता है भाई कि आर्मेचर करंट वैसे भी आपका लार्ज है एक तरीके से, क्योंकि बहुत ही हैवी लोड हम लोग लगा रखे हैं। तो आप कहेंगे ना ये स्क्वायर के हिसाब से जो आपका ग्राफ बनेगा, भाई बना क्या रहा है हम लोग, टॉर्क और आई ए के बीच में, यहाँ से हम लोग रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया। टॉर्क और आई ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई ए स्क्वायर के ऊपर। तो स्क्वायरिंग वाला जो होता है हमेशा कहाँ क्या बनेगा, पैराबोलिक इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंड्यूस टॉर्क, और ये मान लेते हैं आपका आर्मेचर करंट, राइट। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। और अभी ये तो हम लोगों ने विदाउट सैचुरेशन लिया, अब हम लोग विथ सैचुरेशन अगर लेते हैं तो विथ सैचुरेशन में क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं केस 2 था आपका विथ सैचुरेशन, ओके। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इंड्यूस टॉर्क बराबर के फाई आई ए, तो ये जो फ्लक्स जो है आपका ये कांस्टेंट हो गया सैचुरेशन में, ठीक है। यानी आप कहेंगे इंड्यूस टॉर्क इक्वल टू ये के फाई, ये दोनों कांस्टेंट है, समझ रहे, के भी कांस्टेंट और फ्लक्स भी कांस्टेंट। तो इसको मैं एक अलग नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं मेरा के ट्रिपल डैश मान लेता हूँ, ठीक है, ओके। ये मेरा दोनों को मिला के कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे होगा मेरा आई ए। यानी आप देख रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट है, यानी क्या हुआ, जो इंड्यूस टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई ए के ऊपर, समझ रहे हैं। यानी अब क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए के ऊपर, मतलब क्या हो, लीनियर हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक। मतलब यहाँ तक, यानी स्टार्टिंग के केस में यहाँ तक क्या था, विदाउट सैचुरेशन, ठीक है। विदाउट सैचुरेशन में आपका ये आई ए स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन जब सैचुरेशन आ गया, क्योंकि सीधी सी बात है, आप लोड लगाते जाइएगा तो आर्मेचर करंट बढ़ते जाएगा, और एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी आई ए को कितना भी बढ़ा लीजिए आपका फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। तो वो वाला केस यहाँ पे देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से लीनियर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो यहाँ तक जो था आपका ये विदाउट सैचुरेशन का ग्राफ था, और ये जो आपका लीनियर बना ये बन गया आपका यहाँ पे आफ्टर सैचुरेशन का। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग का यहाँ पे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड वर्सेस टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है सबसे पहले भाई कि स्पीड और टॉर्क में इन्वर्सली रिलेशन क्यों चलता है, राइट। तो इसको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने ऑलरेडी ट्रांसफार्मर पढ़ा है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर से अभी हम लोग आते हैं डायरेक्ट इंडक्शन मोटर पे। देखिए ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही बड़ा खासियत क्या है कि इसमें पावर कांस्टेंट होता है, ठीक है, पावर आपका कांस्टेंट रहेगा हमेशा। अब पावर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको मोटर वाला कॉन्सेप्ट बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लेते हैं आपका ये घर है, ठीक है, और इस घर में किसी कारण से आपका जो सप्लाई वोल्टेज है ये एक तरीके से अभी डाउन है। मतलब जो हेल्दी वोल्टेज था ये मान लेते हैं आपका 220 वोल्ट है, लेकिन किसी कारण क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं आपके आसपास के कॉलोनी में या फिर कहीं आसपास के जो घर हैं वहाँ पे आपका और भी बहुत सारा एप्लियंस चल रहा है। जैसे गर्मी है तो एसी चल रहा होगा, फ्रिज चल रहा होगा, कूलर चल रहा होगा, ठीक है, यानी हैवी पावर वाले एप्लियंस चल रहे हैं। तो उसके कारण आपका क्या होगा, वोल्टेज एक तरीके से डाउन हो गया। वोल्टेज डाउन क्यों हो गया यहाँ पे, बिकॉज आपका जो पीछे में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो एक तरीके से कहिए उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है लोड को एक तरीके से शेयर करने का, राइट। तो अभी आप समझिए कि वोल्टेज मेरा ये हेल्दी कंडीशन था, लेकिन अभी जो एक्चुअल वोल्टेज है आपके घर में ये मान लेते हैं 180 वोल्ट है, ठीक है।
और आपके घर में एक सबमर्सिबल मोटर है जिससे आप अपने पानी की टंकी को भर रहे हैं, ठीक है। सबमर्सिबल मोटर कुछ नहीं, आपका ये इंडक्शन मोटर है, राइट। तो अभी भाई इसको चलने के लिए, इसके शाफ्ट को घूमने के लिए पावर तो हमेशा कांस्टेंट चाहिए, समझ रहे हैं बात को। पावर इक्वल टू होता है सीधे सीधे VI, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, वोल्टेज तो आपका क्या है, कम है। वोल्टेज कितना है आपका, 180 है। सीधी सी बात, इसको अगर पावर कांस्टेंट चाहिए तो ये यहाँ पे करंट को इस तरीके से खींचेगा कि 180 गुना यहाँ पे जो भी करंट का वैल्यू होगा ये एक तरीके से क्या मिले, जो भी इसको पावर चाहिए। जैसे मान लीजिए पावर है इसको 2000 वॉट चाहिए, ठीक है। 2000 वॉट चाहिए हमेशा, एनी टाइम, कुछ भी हो, वोल्टेज कम हो ज़्यादा हो, इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अभी 180 वोल्ट है, लेकिन सीधी सी बात है इसको अभी 2000 वॉट पावर चाहिए, तो करंट को ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, पहले से ज़्यादा खींचने लगेगा, ठीक है। यानी हेल्दी कंडीशन में जो करंट का वैल्यू था मान लेते 5 एम्पेयर था, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पे 5 एम्पेयर से ज़्यादा खींचेगा, तभी तो 180 गुना 5 करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 2000 वॉट के बराबर होगा, समझ रहे। फिर ये 2 किलोवाट के बराबर होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावर कांस्टेंट है, यानी अगर वोल्टेज आपका गिर रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, करंट आपका बढ़ जा रहा है यहाँ पे। तो यही सेम चीज़ जो है, अगर आप मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे होता है टॉर्क इनटू स्पीड, समझ रहे बात को। यानी अगर आपको टॉर्क ज़्यादा चाहिए, जैसे बाइक के एग्जाम्पल में फर्स्ट गियर में क्या होता है आपका, टॉर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टॉर्क अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, सबसे पहले देखिए जो इंजन होता है ना, इंजन का क्या है भाई, ये एक कांस्टेंट पावर ही जनरेट कर पाएगा, ठीक है। हर एक इंजन का, जैसे 150 सीसी का इंजन है, फिर 250 सीसी का इंजन है, तो उसका पावर कांस्टेंट होता है, किससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी अगर आप टॉर्क ज़्यादा ले रहे हैं, सीधी सी बात, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो भाई जब आप टॉर्क ज़्यादा ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक स्पीड कम होगा कि नहीं होगा, बोलिए, हाँ, समझ रहे हैं। और इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं टॉर्क और स्पीड क्या है, दोनों साथ में, इसका मतलब क्या, अगर आप टॉर्क को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय टॉर्क इक्वल टू स्पीड। तो आप देख नहीं रहे कि ये आपका इन्वर्सली रिलेशन चल रहा है, समझ रहे हैं। और अगर आप ट्रांसफार्मर का भी कॉन्सेप्ट देखें, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलिएगा ना भाई कि ये करंट ऑटोमेटिक कैसे खींच, मतलब ये इसके पास ज़्यादा कहाँ से आ जाता है। मान लेते वोल्टेज घट गया, ठीक है, लेकिन ये करंट जो एक्स्ट्रा करंट ले रहा है, पहले 5 एम्पीयर ले रहा था, इसको एक्स्ट्रा करंट कहाँ से मिल जाता है। तो भाई ये प्रॉपर्टी होता है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि आपके घर में जो सप्लाई आ रहा है ना इधर से, ये कहाँ से आ रहा है, आपके ट्रांसफार्मर से ही तो आ रहा है। रोड पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं, राइट। तो इस ट्रांसफार्मर का ये कॉन्सेप्ट होता है। ट्रांसफार्मर का क्या होता है, यहाँ पे 2 वाइंडिंग है, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, राइट, इस तरीके से। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का एक खासियत होता है भाई, जैसे मान लेते इधर आपका क्या है, लो वोल्टेज साइड, इधर क्या है आपका हाई वोल्टेज साइड है, राइट। तो लो वोल्टेज साइड में अगर वोल्टेज कम है तो ऑटोमेटिक इधर क्या होता है, करंट आपका लार्ज होता है, ठीक है। यानी इधर जो होगा आपका करंट क्या होगा, एक तरीके से हाई होगा, ठीक है। HC लिखता हूँ, मतलब हाई करंट। और इस साइड में वोल्टेज अगर आपका हाई है तो इधर क्या होगा, लो करंट होगा, राइट। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आप ट्रांसफार्मर को ओवरलोड करेंगे तो ऐसा नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लेते ये 2000 वाट का, यानी 2 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, यानी मैक्सिमम यहाँ पे, और किलोवाट तो लेंगे यहाँ पे KVA लेंगे, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं 2 KVA को एक तरीके से लोड शेयर कर सकता है ईजी वे में। लेकिन भाई अगर ऐसा नहीं है कि इसको अगर आप 2.5 KVA वाला लोड लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, समझ रहे, उतना करंट और पावर देगा पीछे से, ये समझ रहे बात को। लेकिन ये खुद मर जाएगा। खुद मरने का मतलब क्या है कि जो 2.5 KVA के लिए करंट का वैल्यू होगा ना, I1 बोलिए या फिर I2 बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ये करंट जो है पहले से ज़्यादा है, रेटेड से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये जो वाइंडिंग से जब घुस के जाएगा ना तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस वाइंडिंग को मेल्ट आउट कर देगा, ठीक है। I2R इतना ज़्यादा होगा कि ये वाइंडिंग आपका मेल्ट हो जाए, क्योंकि इस तार का एक थिकनेस था ना, थिकनेस किस तरीके से आपने चूज़ किया था, 2 KVA के हिसाब से चूज़ किया हुआ था, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने लगा दिया यहाँ पे 2.5 KVA, सीधी सी बात, आपका पावर बढ़ गया, इसका मतलब क्या, पीछे से इसको करंट या फिर वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है, ओके। अगर आपका वोल्टेज डाउन है और वोल्टेज डाउन है उस समय आपने एक तरीके से समरसेबल मोटर चला दिया तो ऑटोमेटिक ये करंट ज़्यादा खींच रहा है। अभी करंट इसको कहाँ से आ रहा है, ये एक्स्ट्रा करंट कहाँ से खींच रहा है, मोटर थोड़ी ना बना रहा है, ये पीछे जो आपका ट्रांसफार्मर लगा है ना, इसका प्रॉपर्टी होता है एक तरीके से, ओके। तो ये सब आपको माइंड में रखना है। तो आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि पावर और सॉरी मतलब स्पीड और टॉर्क के बीच में इन्वर्सली क्यों, क्योंकि कोई भी इंजन है उसके पास आप ही हैं, आप भी एक क्या इंजन है, मशीन है आप, ठीक है। तो आपके पास एक लिमिट है ना कि आपके पास 100 kg वेट को ही उठाने का पावर है, समझ रहे बात को। ऐसा थोड़ी ना कि आप एक ही दिन में अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। इंजन जो आपका डिज़ाइन हो चुका है, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग है, तो सीधी सी बात है उसके पास जो भी आपका आउटपुट में पावर देने का क्षमता होगा वो कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट है इसका मतलब क्या, आप टॉर्क अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक स्पीड आपको वहाँ पे कम करना पड़ेगा, ओके। तो अब हम लोग यहाँ से आते हैं स्पीड वर्सेस टॉर्क के ऊपर। देखिए स्पीड वर्सेस टॉर्क, सबसे पहले तो हम लोग को भाई
इक्वेशन देखना होगा। सबसे पहले टॉर्क आ रहा है तो टॉर्क का इक्वेशन मैं लिखता हूँ, टॉर्क, और यहाँ पे भी दो केस बनेगा। अभी हम लोग केस 1 मान के चल रहे हैं विदाउट सैचुरेशन, ठीक है, विदाउट सैचुरेशन। तो विदाउट सैचुरेशन में टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के ऊपर, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, ठीक है। यानी ये हो जाएगा टी बराबर के फाई आई ए होता है ना। तो फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आई ए के ऊपर। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ये इसको सिंबल को हटाएंगे, यानी के डैश आ जाएगा, आई ए हो जाएगा। ये फ्लक्स का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा टी बराबर के पहले से था, फ्लक्स है मैं क्या लिख दूँ, के डैश इंटू आई ए, और आई ए पहले से था, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क बराबर के डबल डैश मान के चलते हैं, या फिर ओवरऑल मैं के ही लिखता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट है दोनों को मिला करके, ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से तो आपका ये आया, ठीक है। टॉर्क का मैंने इस तरीके से दिखा दिया, किसके लिए, विदाउट सैचुरेशन के लिए। अब आते हैं हम लोग स्पीड के ऊपर। तो स्पीड के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया था बाई वी एस माइनस आई ए आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय, या फिर कहीं इधर क्या था, ई बी था, ई बी की जगह मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, के फाई एन था, तो एन को यहाँ पर रहने देता है, बाकी आपका इधर नीचे आ जाएगा के फाई, समझ रहे हैं। और विदाउट सैचुरेशन केस लेके चल रहे थे, यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई ए के ऊपर, यानी ये हो जाएगा आपका वी एस माइनस आई ए आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय के, और फाई क्योंकि अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, आई में, नहीं फाई की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ सीधे सीधे, के डैश इंटू आई, समझ रहे बात को। ये मेरा हो गया स्पीड, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से ये जो टॉर्क का है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आई आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे स्पीड आ गया, स्पीड आ गया, ठीक है। अब मेरे को टॉर्क भी तो घुसाना है इस इक्वेशन में, यानी यही मेरा मेन इक्वेशन है। इस आई की जगह मैं क्या लिखूँ, तो यहाँ से मैं आई को टॉर्क के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी आई की जगह मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाई के, और स्क्वायर था नहीं, इधर आपका रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू मेरे को यहाँ पे आ गया टॉर्क के टर्म में, ठीक है। तो इस आई के वैल्यू को, इस आई के वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्पीड इक्वल टू, फ्लिप करके लिख रहा हूँ, स्पीड इक्वल टू वी एस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा रूट टी डिवाइडेड बाई के आर एस सी प्लस आर ए, और नीचे में हो जाएगा आपका ये के कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कुछ भी के मान सकते हैं, इसको सी मान लेते हैं भाई, ठीक है, ये सी हो गया। या फिर इसको और सिंपल वे में रहने देते हैं, इसको अभी रुकते हैं यहाँ पे। हम लोग का मेन इक्वेशन ये है ना, इस इक्वेशन से मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अभी इसको यहीं से हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका वी एस माइनस, इसको मैं डिवाइड करके लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी सेपरेट करके। वी एस के नीचे में क्या है, ये इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है, सी डिवाइडेड बाई आई ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई आई ए, माइनस था माइनस रहने देंगे। उसके बाद क्या है, आई ए इंटू आर एस सी प्लस आर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसके नीचे भी क्या होगा, कांस्टेंट इंटू आई ए होगा, आई ए से आई कैंसिल आउट, मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्पीड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी स्पीड इक्वल टू हम लोग का आ गया वी एस डिवाइडेड बाई सी आई ए माइनस, ये हो जाएगा आपका आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाई आपका सी कांस्टेंट, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आई ए का वैल्यू पुट करते हैं, तो आई ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये था टी डिवाइडेड बाई के, ठीक है, ये वैल्यू भी हम लोग पुट करेंगे इसके जगह। तो अभी हम लोग का स्पीड इक्वल टू हो जाएगा वी एस, और इसको हम लोग पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे भाई जो हम लोगों ने ये सी माना है ना, देखिए सी के जगह अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें टॉर्क के इक्वेशन में ये था ना, के डैश था, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे के डैश, यहाँ पे वही आ रहा था के डैश, समझ रहे हैं। मतलब ये जो सी मैंने माना है यहाँ पे, इसके जगह मैंने सी माना है, और यहाँ पे वही सेम वैल्यू है के इंटू के डैश, इसके जगह मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, कैपिटल के मान लिया है, ठीक है। तो दोनों को सेम रखने के लिए, यहाँ पे सेम वैल्यू है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू, तो इसको मैं सी नहीं मान के कैपिटल के ही मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने सी जो माना है ना, उसको मैं के ही रहने देता हूँ, ये हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा, बिकॉज अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों मान के चलो, ठीक है। तो आई ए का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय के रहेगा वैसे ही, आई ए के जगह मैं क्या लिख दूँ, टी डिवाइडेड बाय के, ठीक है, माइनस आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय के, ये हो गया आपका। अब समझिए इसको मैं और सिंपल वे में लिख सकता हूँ,
ये भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 डिवाइडेड बाय रूट के, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये रूट के नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा, यानी VS इंटू रूट के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, K इंटू √T हो जाएगा, ठीक है, माइनस RSC प्लस RA डिवाइडेड बाई K, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये K है तो इस K को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, √K इंटू √K, मतलब 2 बार लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक √K से √K कट जाएगा, ठीक है, यानी अब स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर पे तो मेरा √K खत्म हो गया और नीचे में आ जाएगा √K, क्योंकि एक बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इंटू √T माइनस ये हो जाएगा RSC प्लस RA डिवाइडेड बाय K। ये हो गया आपका ओवरऑल इक्वेशन। तो इसको मैं साफ तरीके से न्यू पेज पे लिख देता हूँ, √K इंटू √T है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओवरऑल √K इंटू T, ठीक है, बस यही मैं अभी करूँगा। तो इसके लिए हम लोग न्यू पेज पे आते हैं। ये हो जाएगा आपका स्पीड इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय √K इंटू टॉर्क माइनस RSC प्लस RA डिवाइडेड बाय K, ओके। और अभी अगर आप देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, पूरा पूरा कांस्टेंट, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। या फिर कहिए RSC और RA क्या होता है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होता है, ठीक है, और ये K का भी कुछ मतलब ये ऑटोमेटिक है, ओवरऑल ये बहुत ही छोटा वैल्यू है ना। RSC मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, तो दोनों को जोड़ करके जो भी मिलेगा वो रेजिस्टेंस ही मिलेगा हम लोग को, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस होगा बहुत ही स्मॉल होगा, K का कुछ वैल्यू है नहीं। अब कहेंगे ये ओवरऑल जो वैल्यू है एक तरीके से बहुत ही स्मॉल होगा, यानी नेग्लिजिबल है ये हमारे लिए, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पीड इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय √K इंटू √T माइनस, इसको मैं सीधे सीधे ओवरऑल यहाँ पे कांस्टेंट C मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग का ये आ गया टॉर्क और स्पीड का। तो यहाँ पे ग्राफ बनाता है। अब इमेजिन कीजिए मेरे पास ये एक DC सीरीज मोटर है, ये घूम रहा है, ठीक है, और स्टार्टिंग में हमेशा बताया कि नो लोड पे लेके चल रहा है। नो लोड पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क मिलेगा विंडेज को खत्म करने के लिए, विंडेज लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस को, यानी आप कहेंगे कि आइए मेरा एक तरीके से बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है, आइए बहुत ही स्मॉल है तो क्या मेरा टॉर्क एक तरीके से बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। तो टॉर्क देख रहा है रूट में यहाँ पे, यानी ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और टॉर्क अभी क्या है स्टार्टिंग के केस में, यानी नो लोड के केस में क्या एक तरीके नेग्लिजिबल है, फिर कहिए जीरो है, समझे। तो भाई ओवरऑल ये एक तरह जीरो डिवाइड कुछ भी कीजिएगा तो क्या होगा, ये मान लेते हैं हम लोग का स्पीड का है और ये मान लेते हैं मेरा टॉर्क का है, राइट। तो ये आपका एक तरीके से इन्फिनाइट होगा, ठीक है, यानी मैक्सिमम होगा, क्योंकि टॉर्क आपने जीरो मान रखा है ना, नो लोड लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड किया तो क्या होगा आपका इन्फिनाइट मिलता है, ओके। और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू भी लेके चाहिए, इसका मान लो 200 है और ये टॉर्क एक तरीके से मतलब पॉइंट समथिंग न्यूटन मीटर का है, ठीक है, मतलब बहुत ही स्मॉल टॉर्क है। तो सीधी सी बात, जब डिवाइड किया तो ये स्पीड बहुत ही लार्ज मिलेगा मेरे को, ओके। अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉर्क को बढ़ा रहे हैं। टॉर्क बढ़ाने का मतलब क्या है कि लोड बढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। धीरे धीरे टॉर्क मेरा जब बढ़ेगा, यहाँ पे टॉर्क मेरा एक तरीके से जब बढ़ेगा, धीरे धीरे लोड लगा रहे देख रहे हैं इधर टॉर्क बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, तो ओवरऑल ये बढ़ेगा, ऊपर वाला वैल्यू कांस्टेंट नहीं, ओवरऑल क्या होगा ये एक तरीके से मेरा घट जाएगा, ठीक है, यानी ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ओके। तो ये आ गया आपका स्पीड वर्सेस टॉर्क का। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में होगा। यही सेम कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या बना था, आर्मेचर करंट वर्सेस आर्मेचर करंट वर्सेस स्पीड का, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ था ना, क्योंकि आप देख रहे हैं भाई टॉर्क और आईए क्या होता है, दोनों सेम ही तो है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया, स्पीड वर्सेस टॉर्क इस तरीके से बनेगा और स्पीड वर्सेस आईए इस तरीके से बनेगा, लेकिन आगे जाकर क्या होगा, ये लीनियर बन जाएगा, यानी ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, नहीं गिरते हुए बन जाएगा आपका। तो ये था आपका विदाउट सैचुरेशन, ठीक है, ये इक्वेशन बना विदाउट सैचुरेशन का। अब हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे विथ सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, विथ सैचुरेशन। तो विथ सैचुरेशन के केस में क्या होगा, सबसे पहले टॉर्क इक्वल टू क्या है, के फाई इंटू आई है, तो ये अब कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, यानी आप कहेंगे टॉर्क बराबर ये के ही मान लेता हूँ दोनों को मल्टीप्लाई करके, या फिर कहिए फ्लक्स की जगह मैंने यहाँ पे सी मान लिया, ठीक है, ये कांस्टेंट फ्लक्स मैंने सी मान रखा, ये आई है, यानी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका आई ए के ऊपर, राइट। अब हम लोग यहाँ पे स्पीड के ऊपर फोकस करें तो स्पीड इक्वल टू भी जस्ट मैंने बताया, ये हो जाएगा आपका वी एस माइनस आई ए इंटू आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय आपका होता है यहाँ पे के फाई, राइट। तो अभी देखिए ये फ्लक्स तो आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, यानी ओवरऑल पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस माइनस, या फिर यहीं पे कर ले वी एस डिवाइडेड बाय, दोनों कांस्टेंट है ना, तो इस कांस्टेंट मैं यहाँ पे के मान लेता हूँ, ठीक है, दोनों को और सेपरेट करके लिखना है, ये हो जाएगा आपका आई ए आर एस सी प्लस आर ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी के हो जाएगा, ठीक है, ओके।
अब हम लोग आते हैं टॉर्क के ऊपर। तो ये टॉर्क का इक्वेशन था यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग को यहाँ पे पुट करना होगा ना वैल्यू, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं किसके बीच में, टॉर्क वर्सेस स्पीड के बीच में, ठीक है। तो स्पीड को तो हम लोगों ने लिया है सिस्टम में। अब आपका यहाँ पे आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट को हम लोग टॉर्क के रूप में लिखना होता है। इक्वेशन था टॉर्क बराबर होता है K∅Ia, सही बात है। ये मेरा एक तरीके से कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग ओवरऑल कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, कैपिटल के ही मान लेते हैं, के ही मान लेता हूँ मैं, ठीक है, K∅Ia, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बताइए, ये हो जाएगा T डिवाइडेड बाय K, राइट। तो ये हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा N इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई K, वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस इसके मैं क्या पुट कर दूँ, T डिवाइडेड बाय K इंटू RAC प्लस RA डिवाइडेड बाय K। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा देखिए यहाँ पे K इंटू 5, ठीक है, और यहाँ पे भी K इंटू 5 है, मतलब दोनों सेम कांस्टेंट है ना भाई। ये भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ये भी आपका दोनों सेम चीज़ है, मतलब हम लोग को नाम चेंज करने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो K ही मैंने माना है ना, इसको भी आपको K ही रखना होगा, ठीक है, इसको भी K रखना है। अगर इसको अपने K मान रखा है ओवरऑल, देख रहे हैं इसको मैंने K मान रखा है, तो यहाँ पे भी इसको K ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको C मान रहे थे, यहाँ पे भी आपको C मानना होगा और यहाँ पे भी आपको C मानना होगा, ठीक है, तो ताकि आपका ये कट जाए। ओके, तो ये आपका आ गया। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय K माइनस T डिवाइडेड बाय K स्क्वायर इंटू RAC प्लस RA हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया आपका इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे अपने कैरेक्टरिस्टिक को बनाएंगे। तो अब यहाँ गया स्पीड और ये हो गया आपका टॉर्क। तो पहले हम लोग विदाउट सैचुरेशन वाला लेके चला, तो विदाउट सैचुरेशन तो आपका इसी तरीके से था, और अब आ गया आप सैचुरेशन। तो सैचुरेशन के केस में क्या है कि आपका सैचुरेशन कब आता है भाई, जब आपका करंट बहुत ही ज़्यादा लार्ज है एक तरीके से, राइट। तो अभी देखिए टॉर्क आपका बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगा, समझ रहे हैं। ओवरऑल देखिए ये तो कांस्टेंट है मेरा, इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू मान लेते हैं, 10 न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, 10 है, ओके। और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब ओवरऑल ये मेरा कांस्टेंट है एक तरीके से, राइट। मतलब आप कहिएगा ना, अगेन वही है, y इक्वल टू mx प्लस सी हो गया, ये मेरा एक तरीके से c का काम कर रहा है, ये एक तरीके से मेरा m हो गया, और ये एक तरीके से मेरा यहाँ पे x हो गया, और ये मेरा एक तरीके से y हो गया, यानी अगेन अब देखिए ये तो कांस्टेंट है। अब टॉर्क जैसे से बढ़ाइएगा, ठीक है, तो ओवरऑल ये पूरा टर्म क्या होगा मेरा, बढ़ेगा, ठीक है, ये ओवरऑल मेरा बढ़ जाएगा, राइट। और ये बढ़ने के बाद इसी में से घटेगा, इसका मतलब क्या, मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ये नीचे इस तरीके से ड्रूपिंग टाइप का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इतना दूर जो हो गया, इतना दूर मेरा क्या है, विथ मतलब विदाउट सैचुरेशन, ठीक है, विदाउट सैचुरेशन, और ये हो गया मेरा विथ सैचुरेशन। तो ये पूरा का पूरा आपका कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गया डीसी सीरीज मोटर को लेकर के। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हम लोग का कंपाउंड मोटर, तो इसका फीडबैक दे दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का डीसी सीरीज डीसी मोटर ख़त्म हो जाएगा। अब डीसी मोटर में फिर बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक। एक तो हो जाएगा स्पीड कंट्रोल, और उसी में आ जाएगा आपका ब्रेकिंग, राइट। और उसके बाद फिर आ जाएगा आपका टेस्टिंग। टेस्टिंग में स्विनबर्न टेस्ट किसके लिए करते हैं, हॉपकिंसन टेस्ट किसके लिए करते हैं, ठीक है, इस तरीके का।